सेकेंड मेथड का स्पेशलिटी ये है कि सेकेंड मेथड जो है केवल प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ थियोरी एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, थियोरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बताऊं तो इनकम मेथड अकेले में पूछते नहीं है वो लोग, वो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर साथ में पूछेंगे। इस बार भैया कौन सा पूछा, इस बार वो लोग ने इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पूछा है। तो यानी कि टेक्निकली कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी आप लोग के लिए, वैम मेथड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इनकम मेथड से थियरी क्वेश्चंस पूछने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। गारंटी नहीं है बट चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस जो है इन मेथड से पूछेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैम के सम्स इस बार आपको करने हैं, ठीक है ना। एक्सपेक्ट अ 4 मार्क का वैम का क्वेश्चन एंड अ 2 to 3 मार्क का थियरी क्वेश्चन फ्रॉम इधर द इनकम मेथड और द एक्सपेंडिचर मेथड मिनिमम। ठीक है, बात समझ में आए? बंद कर दो गेट, वो उधर लग गया। सो थोड़ा सा शरीर को थोड़ा उठाइए, गुड, ठीक है, बात समझ में आया? तो नेक्स्ट मेथड दैट वी गोना डू, शिवाजी जी समझ में आया आपको बात? ठीक है, गुड, इज द इनकम मेथड जो है अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको एक ब्रॉड एस्पेक्ट में इनकम मेथड समझाऊंगा, उसके बाद में जो है हम लोग उसको एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे। ठीक है, सबको एकदम ध्यान से सुनना है क्योंकि कुछ कुछ लोग का डाउट्स निकलेगा, दैट इज माय गारंटी। अब इनकम मेथड में 2 टाइप के एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, एक वो लोग को होगा जो लोग सुनेंगे, दे लिसन, दे अंडरस्टैंड, और लोग लगेगा हाँ ठीक है सॉर्टेड है। दूसरा लोग वो लोग होगा कि नहीं भैया इसमें और थोड़ा सा क्या क्लैरिटी है, इसमें ऐसे क्यों नहीं है, इसमें ये क्यों है, थोड़ा सा दिमाग में घोपू चलेगा उसका। ठीक है, उस घोपूनेस के चक्कर में फर्स्ट वाला जो इंसान जिसका सॉर्टेड था जिंदगी में, उसको लगेगा कि यार मेरे क्वेश्चंस भी तो आने चाहिए थे ऐसे, मेरे क्यों नहीं आए ऐसे क्वेश्चंस, तो वो और दिमाग घुमाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, ये पारिवारिक शो है इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बट इसको टेंशन नहीं लेने का, अगर आपको एक बार में समझ में आ गया, आप आराम से बिंदास बोलना कि हमको समझ में आ गया आराम से। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है बात, ठीक है, इसको शॉर्ट में बताना, 24 वैम सम्स 12। ठीक है, समझ में? इनकम मेथड में सुनो, नेशनल इनकम निकालना अल्टीमेट गोल। ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या अपना, नेशनल इनकम निकालना। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या है, देशवासियों का इनकम। ठीक है, अब देशवासी कहां कहां से इनकम कमाते हैं वो निकालना तो चलो ट्राई कर लेंगे। उससे इजी मेथड क्या है, देश का इनकम निकालना, क्योंकि अल्टीमेट नेशनल इनकम का सबसे सिंपल लैंग्वेज क्या होगा, देश का इनकम। देश के अंदर जो भी आपने इनकम कमा लिया उन सबको मैंने जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं मैं नेशनल इनकम की तरफ पहुंच जाऊंगा। मेक सेंस? ठीक है, तो देश का इनकम अगर मैंने निकाल दिया तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब देश का इनकम का मतलब क्या हुआ मुझे बताओ। देश का इनकम जो है इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी सब हम लोग इनकम कमा सकते हैं उन सबको मैंने कंसिडर कर लिया और उनको सबको मैंने जोड़ लिया। चलेगा? बात तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। बट हम 2 टाइप का इनकम कमाते हैं, एक है आपका फैक्टर इनकम एंड द अदर इज ट्रांसफर इनकम। आप मुझे बताइए फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में से कौन सा इनकम को हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में लेंगे? फैक्टर इनकम को लेंगे। मेक सेंस? ठीक है, फैक्टर इनकम को डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं बोलता हूँ कि केवल और केवल फैक्टर इनकम को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जब आप लोग इस पायलट ऑफ डिस्कशन में थोड़ा सा हायर डिग्री में पहुंच जाओगे तब मैं आप लोगों को हल्का सा एडवांस लेवल का बात बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा बट नॉलेज के लिए अच्छा है। बात समझ में आया? तो ट्रांसफर इनकम जो है उसको हम लोग देश के इनकम के कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, अब फैक्टर इनकम जो था वो ब्रॉडली कौन से पार्ट्स का आता है? ब्रॉडली कौन से पार्ट का है? 4 पार्ट का है। ठीक है, एक क्या था आपका लैंड, दूसरा क्या था आपका लेबर, फिर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 है ना 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ तक किसी को डाउट्स? यहाँ तक किसी को इश्यूज? नो इश्यूज, इजी सिंपल। ठीक है, लैंड जिसके पास में है वो क्या कमाएगा? रेंट कमाएगा, और साथ में मैंने एक नया वर्ड भी सिखाया था आपको, रॉयल्टी। ठीक है, याद है आप लोगों को? जिसके पास भी ज़मीन रहेगा, ठीक है, वो 2 चीज़ कमा सकता है, रेंट एंड व्हाट? रॉयल्टी। ठीक है, जो लेबर है, मेरे को देख लो,
ठीक है, उसको क्या क्या मिल सकता है, वेजेस एंड सैलरीज मिल सकता है, उसको ब्रॉड एस्पेक्ट में बोलते हैं, वेरी गुड, कॉम्पेंसेशन, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज के बियॉन्ड भी, केवल वेजेस एंड सैलरीज के बियॉन्ड भी एम्प्लॉयज़ को और कुछ कुछ चीज़ें मिलती है, उन सबको हमें जोड़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने लेबर लैंड समझाया आपको क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी। लेबर में क्या आएगा आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कैपिटल वाला को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपका, सिंपल सा है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेगा। कि भैया ये 4 फॉर्म ऑफ इनकम तो आपने लिख दिया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। इनके अलावा अगर कोई दूसरा इनकम मेरे को मिल गया तो मैं उसको कहाँ डालूंगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या डालेंगे अपन, एक लास्ट है आपका, ठीक है, जो किसी ऊपर में नहीं आया, उसको किस में डालेंगे अपन, मिक्स्ड इनकम में डालेंगे। बात समझ में आया, यानी कि उसमें क्या है, इसमें सब कुछ इनकम आ गया जो कि ऊपर के 4 फॉर्म ऑफ इनकम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में नहीं आएंगे। तो ये बस 5 कॉम्पोनेंट को जोड़ना। इनफैक्ट वैन में तो आपको वो चार्ट याद है क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, फिर उसको 2 ब्रांचेस, इस तरीके से आपको सम्स करना पड़ेगा। और सबके मन में डाउट रहता है कि भैया कैसे करें, वो ब्रांच के थ्रू करते तो ईजी हो जाता है, अदरवाइज वो पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे करते हैं तो माथा खराब हो जाता है कि यार कौन सा आएगा, सेल्स आएगा या नहीं, डोमेस्टिक सेल्स आया या नहीं, ऐसे कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रांच इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सिंपल है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 5 कंपोनेंट्स को अगर आपने समझ लिया, इन 5 कंपोनेंट्स को आपने अगर जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, देश का इनकम मिल जाएगा। देश का इनकम को मैं रिप्रेजेंट किससे करूँगा, देखो क्या बोला मैंने, NDPFC, यानी कि इसको बहुत प्यार से एक और नाम बोलते हैं, किसी को पता है क्या, क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम, बात समझ में आए। देखिए मैं आपको एक बहुत गोल्डन रूल बताने वाला हूँ। वैल्यू एडेड मेथड में सब कुछ जोड़ने के बाद में हमें क्या मिलता है, GDP एट MP। ठीक है, सारे के सारे वैल्यू एडिशन से जोड़ने से मुझे मिलता है GVA एट MP, विच इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, GDP एट MP। ठीक है, इनकम मेथड में क्या मिल रहा है मेरे को, NDP एट FC। ठीक है, और जब आप एक्सपेंडिचर मेथड करोगे ना, ऑब्वियसली उसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा कि क्यों आपका वो आ रहा है, बट स्टिल अभी से बोल देता हूँ, उसमें आता है GDP एट MP ही। मतलब पहला मेथड एंड लास्ट मेथड को टोटल करते तो क्या मिलता है, GDP एट MP। केवल यही एक एक्सेप्शन है जहाँ पे क्या मिलता है आपको, NDPFC। फ्लो में आप लोग कई बार ऐसा करोगे, 5 कॉम्पोनेंट्स को जोड़ के GDP MP लिख दिया। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है। या फिर ये 5 कॉम्पोनेंट्स को जोड़ के आपको लगा यही तो है नेशनल इनकम, तो NNP एट FC लिख के छोड़ दिया, आपने काम आगे किया ही नहीं, इधर भी गलती हुआ। अब बोलते भाई ऐसा गलती होता है कि ऐसा गलती हुआ है, देखा गया है, बहुत जनों ने किया है। ठीक है, अब मुझे अगर NDP से कहाँ पहुँचना है, अल्टीमेटली NNPFC पहुँचे, तो मुझे क्या करना है, किसको बुलानी पड़ेगी, मुझे नफिया को बुलानी पड़ेगी। और नफिया हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू, फीफा माइनस फीता। ठीक है, आपने देख लिया था 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स का वीडियो, हो गया, समझ में आ रहा है अभी अच्छे से आप लोगों को। ठीक है, पक्की बात, क्लियर है बिल्कुल, ओके। तो NDPFC से कहाँ पहुँचेगा अपन, NNP एट FC। यहाँ तक कोई डाउट्स मुझे बताइए। तो डोंट यू थिंक इनकम मेथड इज वे टू सिंपलर। इट्स 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो मेरे को ऑलरेडी पता था, साथ में खाली एक मिसलेनियस फोल्डर डाल दिया, कौन सा हो गया, मिक्स इनकम, आपको आंसर मिल जाएगा। इजी है बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है, डन की, ओके ना। यही है ब्रॉड एस्पेक्ट पे देखा जाए तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, इतना ही है। ठीक है, आओ अभी मेन थियरी एलिमेंट में आते हैं कि क्या क्या डिस्कशन और इसमें हम लोगों को करना है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, लैंड था ना सबसे पहला, उस ऑर्डर में ही पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या था, लैंड के बदले मुझे क्या मिलता है, रेंट एंड रॉयल्टी। ये देखिए, अब रेंट का मतलब एंड रॉयल्टी का मतलब पता है आप लोगों को क्या क्या होता है। कोई ज़मीन को अगर हम लोग रहने पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसमें क्या मिलेगा बदले में हम लोग को, रेंट मिलेगा। और अगर कोई एक्सट्रैक्शन पर्पज़ कि हमें लगता है कि कोई ज़मीन का एरिया चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि कोयला निकलेगा, तेल निकलेगा, कोई सबसॉइल निकलेगा,
उस पर्पस के लिए अगर अपन ने कोई ज़मीन को कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए लिया है, उसके बदले हम लोग क्या पे करता है, रॉयल्टी। वर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस पर्पस अलग अलग है। उस वजह से 2 वर्ड सीख लिया हम लोगों ने, रेंट एंड रॉयल्टी। इसमें किसी को डाउट, किसी को कन्फ्यूजन? यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे बात बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम। एग्जाम में डिफरेंस एज सच पूछेगा भी आपको नहीं, चलेगा ना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इंक्लूड्स व्हाट, एक्चुअल रेंट। ये तुम लोग को पता है कि भैया अगर आप भाड़ा में रहता है और उसमें मैं भाड़ा देता हूं तो वो कौन सा रेंट हो गया बाबू, एक्चुअल रेंट हो गया। सही बात है ना, पक्की बात। ये तो हमको आता है एक्चुअल रेंट क्या होता है। इसके बगल में कुछ और लिख दिया, देखो तो लोग, दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या है बताइए। रेंट में एक्चुअल रेंट आएगा, ओके, इम्प्यूटेड रेंट भी आएगा। ये क्या है? एक बार का, ठीक है, ओके। और कोई? सर जो रेंट हम लोग को मिलता है वो तो आ गया ना एक्चुअल रेंट। हम तो कमाई के बात ही बात कर रहे हैं ना, इनकम मेथड ही बात कर रहे हैं। हम तो अज्यूम यही कर रहे हैं ना कि आपके पास ज़मीन है, आप जो एक्चुअली में रेंट कमा रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल रेंट है, ठीक है। तो वही तो रेंट है। ये किसी का पेमेंट तो किसी का इनकम ना। मैं रेंट पे करेगा तो ये तो किसी ना किसी का इनकम है, और ये तो इनकम मेथड के पर्सपेक्टिव से है, तो वो अपन इनकम ले रहे हैं जो अपन कमा रहे हैं, ठीक है। वो तो एक्चुअल रेंट में आ गया, ठीक है। अब सुनो, मैंने एक फ्लैट लिया रेंट पर, तो उसमें तो मुझे हर महीने क्या देनी पड़ेगी, रेंट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज करो आपने, आप बहुत जन यहाँ पे भी बहुत जन होंगे जिनके फ्लैट्स जो होंगे वो ओनरशिप में होंगे। टेक्निकली तो वो ओनरशिप नहीं होता है, मतलब यू नो ना, इट इज़ ऑन अ 99 ईयर्स का लीज, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट स्टिल एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो ओनरशिप का है, ठीक है। तो ओनरशिप में है बहुत जन का यहाँ पे प्रॉपर्टी, तो क्या आप अपने प्रॉपर्टी में रेंट पे करते हो? बोलते हो हर महीना पापा को, पापा ये मेरा रहने का खर्चा, बोलो, नहीं करता है ना। तो क्यों नहीं देना पड़ता रेंट? एक बार उन्होंने बड़ा अमाउंट देके खर्चा कर दिया है, उस फ्लैट को अपने पास में प्रॉपर्टी को खरीद लिए हैं। तो लॉजिक ये है सर कि सोचो अगर आपने 50 लाख का फ्लैट लिया, 50 लाख का फ्लैट आपने ले लिया, ठीक है। अगर आप उसको रेंट में नहीं, अगर आप उसको ओनरशिप में नहीं लेते तो उसमें आप रेंट पे करते, मेक सेंस, ठीक है। बट क्योंकि आपने उसको ओनरशिप में ले लिया है, ठीक है, तो आपको उसमें रेंट पे करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट आप मुझे लॉजिकली बताओ, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को जो आपने ख़रीदा है उसको किसी और को दिया होता तो क्या कमाते? रेंट कमाता है नहीं कमाता? अगर मैं उस प्रॉपर्टी में खुद नहीं रहता तो मैं क्या करता उस प्रॉपर्टी का, किसी को रेंट आउट करता, और मैं क्या कमाता, रेंट कमाता, ठीक है। बात सही है या नहीं, कमाता या नहीं कमाता? सेकेंडली पैसा बचाना इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू पैसा कमाना। क्योंकि मुझे रेंट पे करना नहीं पड़ रहा है। क्यों रेंट पे नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैसे देकर प्रॉपर्टी को खरीद लिया है। अगर नहीं खरीदा होता तो मुझे खर्चा देना पड़ता। आज के डेट में वो पैसा मेरा बच गया है, ठीक है। दैट रेंट which you would have to be paid but you haven't paid will be termed as imputed rent, ठीक है। भैया सब कुछ साइड कर दो, मेरे को लॉजिक और जानने का, मेरे को मज़ा आ रहा है, ठीक है। 30 लाख का प्रॉपर्टी अगर आपने खुद के यूज़ पे नहीं करते तो कहीं ना कहीं दूसरे प्रॉपर्टी में लगाते। इमेजिन करो कि वो 30 लाख रुपया आपने क्या किया, घर नहीं खरीदा या आपने दूसरा फ्लैट खरीद लिया, खुद जो जैसे रह रहे हो वैसे रह रहे हो, आप लोग को टेंशन नहीं है, बट वो पैसा को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया आपने, तो कुछ ना कुछ तो रुपया कमाता। अगर फॉर सम रीज़न अगर आपने फ्लैट ही खरीदा होता तो उसमें क्या कमाते आप, रेंट कमाते ना। तो गवर्नमेंट बोलता है कि सुनो, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो ना, जब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो आप एक्चुअली में रेंट पे कर रहे हो वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। बट द रेंट ऑन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्या बोला मैंने, द रेंट on the self-occupied property also have to be considered while you are calculating the rent or the royalty.
ठीक है, जो एक्चुअली में अपन ने रेंट दिया उसको तो अपने को लेने का ही है, उसका तो कोई टेंशन कोई शंका है ही नहीं। बट दैट प्रॉपर्टी जो आपने खरीद लिया है, बट अगर आप नहीं खरीदते तो उस पर आपको क्या मिलता, रेंट मिलता, ठीक है, क्योंकि आप उसमें रहते हो तो आप रेंट बचा रहे हो, उस रेंट को भी आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा अगर आप ब्लॉक नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई फॉर्म ऑफ इनकम तो होता ही। एंड इफ इट इज ऑन द प्रॉपर्टी देन यू वुड हैव अर्न्ड व्हाट, रेंट। ठीक है, तो दोनों रेंट को लेना है। एक देखो क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल रेंट, एंड दूसरा क्या लिखा हुआ है आपका बाबू लोग, इम्प्यूटेड रेंट। रेंट इन सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या है, प्रॉपर्टीज। बात समझ में है, मेरा ही खुद का प्रॉपर्टीज में अगर मैं रेंट देता तो उसको भी कंसिडर अपने को करना है। दो बार काउंट किया जाएगा, एक बार हमने जब खरीदा वो पैसे में काउंट होगा, फिर उसको क्यों लेगा, काउंट करेगा, वो इनकम का फॉर्म कहाँ बन रहा है। अच्छा, हम लोग का तो इनकम बनाना है, वो प्रॉपर्टी को सेल किया है। अरे वो अलग मुद्दा हो गया, वो कैपिटल गेन्स का मुद्दा हो गया, वो हर साल नहीं होता ना, वो जिस साल आपने 15-20 साल में बेचा हुआ वाला होगा ना। नेशनल इनकम तो हर साल निकालता है अपन, तो रेकरिंग इनकम को ज़्यादा कंसिडर करेगा ना, पूरा देश का क्या इनकम रहेगा, वो अलग बात है ना इसमें। ठीक है, डाउट्स बताओ, कोई भी डाउट्स तो बताओ। While occupying the property, that for once when we are like taking the ownership of the property, this amount is spread over the years to taking for taking out inventory. सॉर्ट ऑफ, यस। 40 लाख को आपने स्प्रेड कर दिया कि आप हर महीना ईएमआई नहीं, सॉरी वो रेंट पे नहीं करके यू वुड हैव पेड ईएमआईज इंस्टेड ऑफ दैट, राइट। वैसे सोच रहा हूँ, दैट इज आल्सो करेक्ट, वेरी गुड। सोचने के ऊपर है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर मैंने वो प्रॉपर्टी खुद नहीं लिया होता तो उसमें भाड़ा देता, वो मेरा भाड़ा बच गया, वो भी टाइप ऑफ इनकम ही है मेरे लिए, या फिर उस प्रॉपर्टी में अगर मैं नहीं रहता किसी और को लेट आउट करता तो मेरे को उसमें क्या मिलता, इनकम मिलता, उस इनकम को लेने का। तो दोनों इनकम लेने का, गवर्नमेंट बोलता है जो तुम्हें इनकम एक्चुअली में कमा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट वो भी लेने का, और तुमने जो इनकम रेंट बचाया उसको भी लेने का। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्यूटेड रेंट, रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड व्हाट, प्रॉपर्टी। जो एक्चुअली में रेंट पे करेगा, कैश में दिया आपने, आप एक घर पे रहे, वो भाड़ा में था, सोचो ये एरिया भाड़ा में, सोचो, ठीक है, तो मुझे हर महीना वो मालिक आएगा मेरे पास में, वो बोलेगा हमको भाड़ा दो, तो वो हो गया एक्चुअल रेंट, जो नॉर्मल केस में होता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। जैसे तुम्हारा एक फ्लैट है, वहाँ 4 फ्लैट है एक बिल्डिंग में, ठीक है, अब जैसे तुम्हारा 2 फ्लैट सोचो रेंट में है, 2 फ्लैट ओनरशिप में है, बहुत सिमिलर टाइप का फ्लैट्स होता है, आपको पता ही होगा एक जगह में। तो जो रेंट ऑलरेडी आप पे कर रहे हो ना उस पर, उसके हिसाब से मोटा मोटी वो लोग ले लेते हैं कि कितना रेंट होना चाहिए इम्प्यूटेड, उस डायमेंशन के हिसाब से रेट्स फिक्स रहता है। मतलब जैसे आप अगर कभी फ्लैट खरीदोगे भी ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपको स्टैम्प वैल्यू के हिसाब से आपको उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। किसी को आइडिया है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑन द वैल्यू ऑफ द फ्लैट आपको देना पड़ता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको गाइडलाइन देता है कि इस एरिया का इतना वैल्यू का इतना मिनिमम वैल्यू आपका होना चाहिए, ठीक है। और किसी का कुछ सवाल, ठीक है भैया, एग्जाम के लिए बताओ क्या काम में आएगा, 2 चीज़ें, रेंट में दोनों आएगा, एक्चुअल रेंट भी आएगा और इम्प्यूटेड भी आएगा। एक्चुअल तो पता ही है अपने को, और इम्प्यूटेड का मतलब क्या है ध्रुव, रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर है, तुमको देख के बोल रहा था, हाँ वो तो मेरा स्टाइल है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, रेंट, लैंड हो गया, फिर नंबर 2 क्या था आपका, लेबर, ठीक है। अब लेबर को क्या मिलता है, ठीक है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सुनो, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग के लिए मैं एडवांस लेवल पे बात करूंगा हल्का सा, बट इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखो तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, देखो तो एक बार के लिए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ये तो नॉर्मल सा बात है भैया, कोई वेज या फिर सैलरी मेरे को अगर कैश में मिलता है तो वो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना, सही बात है ना, वो तो बनेगा ही, ऑब्वियस बात है, दीदी उसी के लिए तो पैसा कमा रहा है अपन, इतना काम कर क्यों रहा है अपन, है बात समझ में आया। बट मेरा मुद्दा है कि यू हैव हर्ड द वर्ड बेसिक सैलरी, ठीक है, वो तो आपको पता चल गया बेसिक सैलरी। उसके अलावा आपने सुना कभी सैलरी स्लिप अगर आपने किसी का देखा है तो बेसिक सैलरी तो दिया हुआ रहता है, प्लस कभी कभी उसमें HRA बोल के कुछ डाला हुआ रहता है, कभी कभी उसमें DA बोल के लिखा हुआ रहता है, ये सुना होगा वर्ड आपने, किसी ने उसमें किसी में TA लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कभी बोनस वगैरह होता है, ये सुना होगा बोनस, कभी कमीशन मिला आपको। तो ये आपका सवाल दिमाग में आया कि भैया ये सब अलग अलग चीज़ मिलता है, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे आराम से, बट एक बात मुझे बताता हूँ, ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, सब कुछ मिल रहा है उसको, तो सारे का सारा चीज़ों को जोड़कर मेरा सैलरी बनेगा, या केवल और केवल बेसिक सैलरी जो ऊपर लिखा हुआ वही मिलेगा मेरे को,
सारा मिला के सब कुछ, ठीक है। दैट मीन्स वेजेस एंड सैलरी का ये मतलब नहीं है केवल और केवल बेसिक सैलरी, जितना भी आपको पर्क्स इन कैश मिल रहा है उन सबको आप क्या करोगे, जोड़ोगे। मेन मुद्दा क्या है, कैश में। समझ में आया आपको भैया क्या क्या है बताओ। बेसिक सैलरी तो पता ही है आपको, ठीक है, जो बेसिक सैलरी अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बोला क्या बात है, दूसरा HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अगर आप कोई एम्प्लॉयरशिप में हो तो कभी कभी आपको एम्प्लॉयर जो है पर्टिकुलर महीना के लिए हाउस रेंट का अमाउंट देता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, हाउस रेंट का अमाउंट देता है कि आप हर महीना 12,000 रुपया जो है HRA के फॉर्म में ले लो हम लोग से आपके घर के भाड़ा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला मैंने TA इज ट्रैवल अलाउंस। TA इज ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल करने के हिसाब से, क्योंकि कम्यूट के लिए जगह चाहिए होता है ना। जैसे एग्जांपल आपका घर गुवाहाटी क्लब में है, तो आपका ऑफिस आमीन गांव में है, तो कम्यूट करने के लिए, रोज ट्रैवल करने के लिए आपके पैसे लगते हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे अपन TA का पार्ट दे देगा आपको वो लोग, कि ट्रैवल अलाउंस की तरह आपको दे देंगे, ठीक है। ये सारा सैलरी का पार्ट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका, DA बोला मैंने। ये DA बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो लोग गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में बहुत काम करते हैं उनको ये काफ़ी अच्छा से दिखता है ये वाला चीज़, ठीक है। DA हो गया डियरनेस अलाउंस। DA क्या हो गया, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या था, सुनो, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपका। सोचो आपका 3 साल पहले सैलरी 50,000 रुपया था, आप खुश था, बट अगर ये 2 साल तक सैलरी 50,000 रुपये रहेगा तो आप खुश रहोगे? नहीं, कि ऐसा नहीं कि अब 50,000 रुपया सैलरी कम है या फिर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। मुद्दा क्या है, हर साल 50,000 रुपये का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो डोंट यू फील कि भैया इंक्रीमेंट मेरा हो या नहीं हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। बट देश में जो इन्फ्लेशन हो रहा है उतना आप मेरे को कवर करके दो एटलीस्ट, ठीक है। इस जगह में आपको मिलता है DA। देखो सोचो, कंट्री का इन्फ्लेशन है 5%, ठीक है, आपका सैलरी है 1 लाख रुपया, ठीक है। तो हाउ मच DA यू विल गेट, ठीक है, कितना मिलेगा आपको, 5% ऑफ 5 लाख, सॉरी 1 लाख, कितना होगा रुपीस, कितना, 5,000 रुपया, ठीक है। तो इसमें कैसे रहेगा पता है, बेसिक सैलरी आपको मिलेगा, HRA से आपको मिला 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, मतलब कि रुपीस कितना हो गया आपका 10,000, प्लस TA से आपको मिल गया 5,000 रुपया महीना। फिर DA कैसे मिलेगा आपको, इस इन्फ्लेशन के हिसाब से, जो कि कितना रुपया है, 5,000 रुपीज़। बात समझ में आए? इसके ऊपर अगर कोई कमीशन मिला आपको, कोई सामान आपने बेचा, आपके एम्प्लॉयर खुश हो गया, आपको कमीशन दिया कैश में, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। बोनस जो होता है ना वो भी इसके अंदर ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे अमाउंट जब जोड़ते हो ना, उसी के ऊपर आपके जो है टैक्सेस वगैरह लगते हैं। इट इज़ नॉट ऑन द बेसिक सैलरी। इनफैक्ट बहुत जन ऐसा होगा जिनका बेसिक सैलरी इज बहुत मिनिमम, ठीक है, बट जब सब कुछ लमसम अमाउंट, आप बोलोगे भैया क्या भैया जॉब में गया था ना, वहाँ पे सैलरी जो है ना, बेसिक सैलरी 40,000 रुपये, तो कौन काम करेगा बताइए, इतना पढ़ाई लिखाई किया जिनल है या नहीं, तो इतना कम थोड़ी ना करेगा। पता चला जब उसका ग्रॉस कैट किया ना तो 1 लाख प्लस हो गया उसका। ऐसा है भी, आपको पता है नॉर्मल DA कितना मिल रहा है अभी? मैंने तो यहाँ पे 5% वाला फुद्दू अमाउंट दे दिया आप लोगों को। समझ पा रहे हो आप लोग? तो आपको सैलरी का 40,000 का सैलरी है, उसमें 27% तक वो मिल जाएगा केवल DA। फिर TA अलग, सब कुछ अलग, और काफ़ी सारा पर्क्स मिलता है वो अलग, ठीक है। तो बेसिक सैलरी को देख के कभी भी नहीं करने का, 2 चीज़ से कभी भी ना वो मत होना, आगे जाके काम आएगा आपका जॉब के हिसाब से। कभी भी बेसिक सैलरी देख के आपको, अगर आप यू आर मेनली गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट बेस्ड होता है ना जॉब, तो कभी भी बेसिक सैलरी देख के ऐसे मत करना कि इतना में कौन सा काम करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, पूरा देख लेने का अच्छे से, ठीक है। और सेकेंड चीज़, कभी अगर आप कॉर्पोरेट्स में जा रहे हो, ठीक है, तो एक वर्ड सिखाएगा आपको। ये वर्ड अभी वेब सीरीज़ वगैरह में फेमस भी बहुत हुआ है, CTC। अगर किसी ने देखा है तो, मैं कोई ऑफिस कल्चर कॉर्पोरेट से रिलेटेड कोई वेब सीरीज़ अगर किसी ने देखा होगा तो CTC वर्ड आपने देखा होगा। ये वर्ड किसी को पता है CTC क्या होता है? सुना है कि CTC वर्ड सुना हुआ है कि सैलरी है मेरा 12 लाख रुपया CTC? ये सुना नहीं है यार, कैसा भोला जमानो लोग। आप लोग नेक्स्ट शायद 1-2 साल के अंदर जॉब करोगे, कमाई करोगे यार, ऐसे मत करो भाई। CTC इज कॉस्ट टू कंपनी। सोचो अगर आपका 10 लाख रुपए का CTC है, तो ये मत सोचना कि आपको घर पे CTC 10 लाख रुपए आएगा, ठीक है। हमेशा जब भी जाओ जॉब करने के लिए, अगर अच्छे कंपनी में कहीं जॉब करने जा रहे हो, वो बोलेगा आप लोग सर आप कितना एक्सपेक्ट करो, आप बोलोगे 10 लाख रुपीज़, बट ठीक है वी एग्री ऑन 10 लाख रुपीज़ CTC। आप बोलना सर
इन हैंड कितना आ रहा है, क्या बोलेगा इन हैंड कितना मिलेगा मेरे को, तो वो आपको बताएगा इन हैंड आपको इतना मिलेगा। इन हैंड मतलब हाथों में टैक्स टूक्स काट के, सारा आपका प्रोविजन वोविजन काट के, कई सारा स्कीम में पैसा काट कूट के आपको शायद तक ऐसा कितना बनता है 10 लाख रुपए का महीना, कितना बनता है अराउंड, कितना बनता है 80,000 रुपये मान लेंगे एक बार के लिए 80, तो क्लोज टू आपका 65,000 आप मान लो इन हैंड आपका, ठीक है। इसमें टैक्स वैक्स सब कट जाएगा आपका, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन की कंपनी क्या है, क्या क्या चीज़ कट करता है, जैसे पीएफ ये सब कुछ कटेगा आपका, इंश्योरेंस वगैरह बहुत कुछ कटता है आपका। आज समझ में आया तो इन हैंड पूछने का, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, बिल्कुल ओके, समझ में आया आप लोग को। जैसे छलावा मत माना, आप खुश होकर घर पे बोल दिया सबको कि इतना आएगा इतना आएगा इतना आएगा, फिर घर पे जब काट के आया तो टेंशन हो जाएगा, ठीक है। एक सीरीज़ था जितना हमको याद आ रहा है, क्यूबिकल्स बोल के, उस क्यूबिकल्स में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा देखने से, ठीक है। अच्छा सीरीज़ है, बहुत अच्छा सीरीज़ है, ठीक है। फर्स्ट वाज गुड, सेकंड वन हमको याद नहीं कैसा था, फर्स्ट वन वाज गुड, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे ये देखने का। ऐसे थोड़ा बहुत सीरीज अच्छा है, काम का सीरीज है, ठीक है। आई फील ये नेटफ्लिक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छा आता है, गुड डॉक्यूमेंट्रीज, कभी कुछ अच्छा हुआ तो सजेस्ट कर देगा आप लोगों को, ठीक है। और रेंटल इनकम जो है उसमें दो आता है, एक्चुअल रेंट एंड इम्प्यूटेड रेंट। अपन सीओई पढ़ रहा था तो एक हो गया आपका वेजेस एंड सैलरीज इन व्हाट कैश, उसमें क्या क्या देखो, वेजेस आ रहा है, सैलरीज आ रहा है, बोनस आ रहा है, डी अर्नेस अलाउंस आ रहा है, इसमें डीए डबल बार रिपीट हो गया, सॉरी, ठीक है। फिर कमीशन हो गया, बोनस हो गया, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। जिनल क्लियर है? नंबर 2, अब जिनल को जॉब मिल गया, ठीक है, जॉब जिनल को बोला इन कैश आपको 1 लाख रुपया पर मंथ देगा, ठीक है। जिनल बोला ठीक है, साथ में क्योंकि जिनल अच्छा था, एफिशिएंट था, तो उसको बोला कि सुनो आप जो है ना बाहर से आए हो, गुवाहाटी से आए हो, कहाँ काम कर रहे हो, वैसे अगर जॉब करने का मन है तो कहाँ करने का मन है, अरे फिर भी एक तो अच्छा डेस्टिनेशन बता दो कोई सा, दिल्ली में काम करना है इसको, ठीक है, या गुरुग्राम में इसको करना है जॉब, ठीक है। तो अगर अरे गुरुग्राम, ठीक है, तो अगर वहाँ जॉब कर रहा है तो 1 लाख रुपीज़ तो इसको क्या मिल रहा है, इन हैंड कैश में मिल रहा है आपको। साथ में इसको बोला इन हैंड नहीं, सिटी से मिल रहा है इसको 1 लाख रुपये, ठीक है। और साथ में इसको बोला सुनो ना आप एक काम करके तो दूर से आए हो, ये करो, बगल में आपका घर के बगल में क्या कर दिया, आपके ऑफिस के बगल में एक तो जगह ले लिया आपके लिए, आप बोलते इसमें रेंट पे रह जाओ आराम से। तो जिनल ने बोला कितना रेंट देना पड़ेगा सर मुझे इसका, बोला आपको कुछ नहीं देना, इट इज़ ऑन अस, ठीक है। इसमें क्या जिनल को हाथ में क्या रेंट का पैसा दे रहा है क्या, नहीं, बट वो लोग क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली ही क्या कर रहा है, आपको बेनिफिट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइंड। या फिर जिनल जी को बोला जिनल जी आप इतना हाई पोस्ट में रहते हो, हमारी तरफ से गाड़ी आएगी आपके लिए, ठीक है, आप गाड़ी को इस्तेमाल करिए और फिर विश्वास करिए हमारे ऊपर, ठीक है, बात समझ में। तो ये क्या हो गया, कैश में दे रहे हैं आपको, नहीं, कैसे दे रहा है, इन काइंड आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंपनी कभी कभी आपको कैश में फ़ायदा देता है, साथ में कभी कभी आपको काइंड में देता है। भैया और एग्जाम्पल तो सा लाइव मजा आएगा ना करने में, ठीक है। जैसे बड़े बड़े कंपनी होते हैं ना, जैसे कि आपका आईटीसी वगैरह हो गया, आई टेल यू रियलिटी, मतलब जैसे मेरे जो जान पहचान के लोग जिन्होंने जॉब किया ना, वैसा होता है कि आईटीसी हो गया, आई नो 3-4 पीपल हु हैव वर्कड इन आईटीसी, दे हैव वर्कड इन Amazon एंड अ फ्यू कंपनीज। तो आईटीसी का एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे देता हूँ, देखो सैलरी जो अमाउंट है वो तो देंगे, साथ में आपको 10,000 रुपीज़ का लोग कूपन देंगे, बिकॉज यू नो ना आईटीसी के पास में बहुत सारा सामान है, वो ग्रॉसरी से लेकर विल्स लाइफस्टाइल उसके बहुत सारा कुछ है ना, तो उसको कंपल्सरी 10,000 रुपये का आपको वाउचर दे देगा और बोलेगा सुनो सैलरी का क्या है, हाथ का मैल है, उस मैल को यहाँ यूज़ कर लो, उस कार्ड में यूज़ कर लो, आप वाउचर पे जाओ, गिफ्ट कूपन की तरह यूज़ करो उसको, जाके आप जो भी सामान खरीदना वो खरीद लो। आप सुना होगा टाटा लोग अपना होटल्स में वो लोग स्टे देता है आप लोग को, कहीं भी पूरा वर्ल्ड में जहाँ भी टाटा का वो है उसमें आपको अलाउ करता है वो लोग। तो इस तरीके से ओबरॉयज़ में अपना वो लोग सिस्टम चलाता है, ये अपना होटल्स में उसे रुकाने देता है, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड है वो इधर करता था काम, ये विवांता में, ठीक है, और उनका क्या सही सिस्टम है यार, मत पूछो। पूरे मतलब इंडिया में कहीं भी, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी टाटा का होटल है, दे कैन एक्चुअली स्टे फॉर अराउंड 7 days, ठीक है। एनीवे दे हैव टू गो, एंड बड़े बड़े कंपनीज जो है ना, बड़े बड़े कंपनीज जितने होते हैं, दे विल गिव यू कंपल्सरीली लीव, आपको लेना ही पड़ेगा छुट्टी, ठीक है। और कभी कभी अगर आपने लिया नहीं, सोचो बाई चांस मैनेजर जो है, सोचो पीक सीजन चल रहा है आपका, ठीक है, उस समय मैनेजर बोलेगा कोई बात नहीं जाओ, जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग मतलब काफ़ी सारा वो रहता है उनके ऊपर क्लॉजेस रहता है, ठीक है, कि आपको छुट्टी लेना ही पड़ेगा, मतलब आप ब्रेक लेके आता क्यों नहीं है। और ऐसा भी नहीं, कुछ पहले तो ये सिस्टम था कि अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो या तो आप उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, आजकल वो कन्वर्जन भी नहीं है, छुट्टी लेना तो लो, नहीं तो छुट्टी लो। एंड डू यू नो द जापान का स्टोरी,
पता है ना, हार्दिक को पता है, ठीक है। जापान का स्टोरी पता है ना, जापान का फर्टिलिटी रेट जो है ना, आपको पता है ना व्हाट इज द फर्टिलिटी रेट, ठीक है, बेबीज होने का चीज़। अपने यहाँ पे अगर खोलेगा ना इंडिया में, अपने तो रुकता ही नहीं है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जल्दी हो, अरे 5 बच्चा हो गया अभी तक वो। अरे एकदम करंट पॉपुलेशन जो था ना ऐसे करके कुछ ऐसा आता रहता है। ये रहा, ये देखो, तुम अभी झपकी मारा, एक बच्चा हो गया, देखो यहाँ पे, ये देखो, दिख रहा है, ये इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया रुकता नहीं है। तुम लोग हंस रहे, एक पॉप आउट हो गया यहाँ पे, और इसमें मजाक और डिटेल ये सच से देता है, रुकता ही नहीं है यार। बात समझ में आया? तो ये इंडिया का पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इंडिया वाला लोग रुकता ही नहीं है, ठीक है, वैसे वहाँ पे जापान में जो है फर्टिलिटी रेट काफ़ी गिर गया, ठीक है। तो वो लोग अलग अलग टर्म यूज़ करता है, वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि आप लोग डेफिनेटली 14 डेज 15 डेज का गैप लेके आओ, ब्रेक लेके आओ, ठीक है। एंड दे गिव यू बोनसेस फॉर व्हाट यू नो, फैमिली प्लानिंग। अरे उनका एक विंग है जो कि इस एक्सपेंसेस को बियर करता है, खाली फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस। और अगर आप लोग आगे जाके सीए वगैरह करोगे तो इस पर क्लॉज है, सेक्शन है इसमें। इंडिया में भी देता है कि आओ जाओ घूम के आओ, ठीक है। बात समझ में आई? देखो देखते देखते ध्रुव दिख रहा है, ठीक है। 700 तो हो जा रहा था यार, जल्दी हो, सब्सक्राइबर काउंट की तरह बढ़ रहा है एकदम, है दोबारा को 700 हो जाएगा। हो गया 700 हो गया, ठीक है। मजा आया क्या? अरे वैसे तो हो गया, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरी जीनल किस में होता है? इन कैश होता है। दूसरा जीनल को जो एग्जांपल मिला कि उसको कोई गिफ्ट वाउचर मिल गया या फिर इसको रेंट फ्री अलाउंस मिल गया, इस तरीके से कुछ अगर बेनिफिट मिल रहा है इन काइंड, तो भी आप मुझे बताओ इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या है? सैलरी ही तो है ना। वो क्या कैश में नहीं देगा, क्या दे रहा है आपको? इन काइंड दे रहा है। रक्षा ठीक है। नंबर 3 सुनो क्या होता है। आजकल कंपलसरी कर दिया, पहले ये गवर्नमेंट के जो लोग थे ना उनको ये बेनिफिट मिला था, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम कर रहे हो, आपने 60-65 ईयर्स काम किया, उसके बाद जब आपका जॉब खत्म हो जाएगा तो अगर हाथ में कुछ भी पैसा नहीं रहा तो फिर बागबान सीन भी बन सकता है, ठीक है। रिश्ते के भी मूल बदलते हैं, ठीक है। वो गाना था कुछ, ठीक है, हर समझ। अब सुनो, तो अगर क्योंकि दिस डज नॉट हैपन, तो जो आपको सीटीसी बोला ना मैंने, उसमें से कुछ पोर्शन कट करके देता है, नहीं देता वो लोग, ठीक है। तो एम्प्लॉयर चाहता है कि आप जब जॉब ख़त्म कर दो अपना, व्हेन यू डन विद योर सर्विस, तो आपको हर महीना कुछ ना कुछ रुपया मिलता रहे या फिर लमसम अमाउंट मिल जाए, ठीक है। उसके लिए एम्प्लॉयर खुद से एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है आपके सैलरी के साथ, ठीक है। उसको लिखा हुआ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू व्हाट? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी मतलब आगे जाके जब आपके पास जॉब नहीं रहेगा, व्हेन यू रिटायर, स्टिल आपके पास में कुछ ना कुछ रुपया आता रहे। इसको बहुत प्यार से हम लोग पेंशन अमाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेचुइटी वर्ड सुना आपने? ग्रेचुइटी, ठीक है। ये सारे पेंशन फंड्स, लेबर वेलफेयर, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, वो क्यूमुलेटिव होता रहे। जैसे एग्जांपल क्या है, ये बोल रहा है 5 साल मैंने कहीं जगह जॉब किया, वहाँ पे हर महीना हर साल जो है ये रुपया में कंट्रीब्यूट होता रहा। एज सून एज यू स्विच टू अनदर कंपनी, ये पूरा का पूरा अकाउंट जो है ना मेटामेटिक, वो जो है उधर चला जाएगा, मतलब इट विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट ओनली। तो वो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, कंपलसरी उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा वो चीज़। हाँ, VRS, हाँ, ये जनरली गवर्नमेंट कंपनीज में होता है। VRS होता है जनरली कि आपको 60 के पहले रिटायर करवा दिया और जो बैलेंस अमाउंट था उसका रुपया दे दिया आपको। ये गुल्लक मूवी था ना, गुल्लक आया था ना, गुल्लक, उसका फर्स्ट सीरीज में था ये। कौन बोलता है टीवी सीरीज देखने से काम में नहीं आता, बट सही देखना पड़ता है आपको, ठीक है। हाँ, तो आपको फैमिली वालों को मिल जाएगा। हाँ, टपका ही दिया भाई ठीक है, ओके। ये टपकाने वाला सीरीज की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे को समझ आ गया। ओके लिसन, तो आपको पता है इन रियलिटी कैसे होता है ये वाला चीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ना आपके स्कीम में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, तो 5,000 रुपये आपका सैलरी से काटेगा वो लोग, और 5,000 रुपये वाला क्या करेगा, खुद से वो लोग दे देता है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा एलिमेंट लेना है? 5,000 वाला। ऑब्वियसली मेरा ही सैलरी से तो मेरे को ही काट को दे रहा है, उसको हम इनकम मानेगा अपना, नहीं ना।
बात समझ में आया? तो देखो अलग अलग लोग सोशल सिक्योरिटी एग्जाम्पल क्या हुआ, आपके लिए एम्प्लॉयर 5,000 रुपये देता है, आप अपने चल के भी क्या कर रहे हो, आपने इंश्योरेंस करवा लिया खुद का या आपने और एडिशनल फंड्स में डाल दिया ताकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो, उसको इसमें इंक्लूड करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो हम लोग को एम्प्लॉयर दे ही नहीं रहा है। अपन जब सैलरीज एंड वेजेस सैलरीज एंड वेजेस का बात कर रहा है तो उसमें कौन सा आएगा, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश दिया, मैं लेगा, इन काइंड दिया, लेगा, कोई मेरा स्कीम वगैरह में दिया हमको ताकि मेरा सोशल सिक्योरिटी हो सके, दैट ऑल्सो आई विल कंसीडर। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? इन कैश, इन काइंड एंड एम्प्लॉयर, ये इंपॉर्टेंट देखा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नॉट एनीबडी एल्स बट कौन का, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, SSS सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सही है बिल्कुल यहाँ तक? ओके, पक्की बात, 100% यहाँ तक। नोट देखिए, नोट क्या लिखा हुआ नंबर 1, नंबर 1 क्या लिखा हुआ देखिए बाबू लोग, एनी रिम्बर्समेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस incurred by the employees will be excluded from COE। समझो बात को। कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर आप, जैसे हमारे प्रोफेशन में अगर हम ऑडिट करने जाते हैं ना, ऑडिट करने जाते हैं तो हर एक कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो MNCs होते हैं उनके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं। तो हम जब विजिट करने जाते हैं तो आपको पता होगा बहुत सारा खर्चा होता है, ट्रैवल खर्चा होता है, ठीक है, या फिर आपके खाने पीने का खर्चा रहता है, स्टे का खर्चा रहता है। तो एक बार के लिए अपन क्या करते हैं, सारा जो खर्चा होता है वो अपन बियर कर लेते हैं। फिर जब वापस आ जाते हैं ऑफिस में तो वो सबका बिल विल सब कुछ जोड़ के अपन बोल देते हैं कि भैया इतना रुपया अपना खर्चा हुआ है, इतना रुपया आप हमको दे दो, ठीक है। ये जो आपने किया ये क्या है, एक रिम्बर्समेंट है या नहीं, सारे एक्सपेंसेस का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 सुनो, मैंने हार्दिक को बोला, हार्दिक सुन मेरे को भूख लग रहा है, जिस जाके कुछ लेके आ जा। हार्दिक मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ गया, सोचो भाई चांस, ठीक है। एक बार के लिए खर्चा कौन किया, हार्दिक किया, सोचो उसका 300 रुपये खर्चा हो गया। मैंने हार्दिक को 300 रुपये बोला कि यार तेरा खर्चा हुआ था ना, ये ले 300 रुपये तो ले ले। क्या ये इसका इनकम है क्या? नहीं, ये क्या है, इट इज अ रियम्बर्समेंट, इट इज अ रिटर्न ऑफ द एक्सपेंसेस दैट ही हैज मेड और दैट यू हैड मेड व्हेन यू वर गोइंग फॉर एन ऑडिट। बात समझ में आया या नहीं आया? इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस हुआ उसको वापस आपको रुपया देना। क्या रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम और व्हाट? द आंसर इज एब्सोल्युटली व्हाट, नो, इट इज नॉट बीन इनकम, है ही नहीं इनकम। वो कैसे इनकम माने, आपका ही खर्चा को अगर मैंने वापस दे दिया आपको तो विल इट बी एन इनकम? द आंसर इज, तो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ अ पर्सन। नंबर 2 क्या लिखा हुआ जिनल? एनी फैसिलिटीज विच इज नेसेसरी फॉर वर्क। सुनो, 2 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने जीनल को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया किसका, घर पे रहने का। अगर मैं सारे एम्प्लॉयज़ को देता हूँ रहने के लिए तो क्या इसको एक्सक्लूसिव में मिल रहा है क्या? नहीं, तो वो इन काइंड नहीं होगा। एग्जाम्पल सुनो सुनो, आप लोग बहुत सारे कॉमर्स के फील्ड में जाओगे, आप बड़े बड़े कंपनी में काम करोगे, वहाँ पे आपको लैपटॉप्स मिलेगा। आपको पता ना बड़े बड़े कंपनीज आपको लैपटॉप इशू करके देते हैं, ठीक है, या फिर सेट देते हैं आपको कंप्यूटर का। अगर आप फिजिकल ऑफिस में जा रहे हो तो कंप्यूटर देंगे आपको यूज़ करने के लिए, तो उसको आप इन काइंड बोलेंगे क्या? नहीं, वो तो भैया मेरे लिए ज़रूरी है। किसके लिए? काम करने के लिए। मेरा काम करने के लिए ये फैसिलिटी तो मेरे को रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल रक्षा जो है आगे जाकर डिसाइड किया कि डॉक्टर बनेगा, स्वैग है, ठीक है। तो अब उसको डॉक्टर बनने के जब वो बन जाएगी सब कुछ, तो उसको लैब कोट चाहिए होगा, उसको ग्लव्स चाहिए होगा, तो उसको क्या इन काइंड गिनेगा क्या? 50,000 रुपया सैलरी प्लस लैब कोट और जो फैसिलिटीज दिया आपको, या वो तो जरूरी है फॉर योर व्हाट, वर्किंग, ठीक है। तो उसको अपन इन काइंड नहीं मानेगा। मतलब वो चीज़ें विच इज नेसेसरी फॉर डूइंग योर वर्क विल नॉट बी योर व्हाट, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। बात समझ में आए? कुछ एक्सक्लूसिव है, ठीक है। जैसे आपको पता हो बड़े बड़े कंपनीज के कई सारे टाइप के होते हैं, ट्रैवलर टाइप के होते हैं। उसमें वो सारे एम्प्लॉयज़ को बैठाते हैं और ऑफिस तक ले जाते हैं, वापस वहाँ से बाहर जगह छोड़ देते हैं। ये क्या इन काइंड है? नहीं, तो सबको दे रहा है। अगर आपके लिए स्पेसिफिकली गाड़ी आ रहा है, अगर आपके लिए अलग से फ्लैट है, आपको अलग से कंप्यूटर दे के रखा है वो कि आप अपने मन के लिए यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप हमारे एम्प्लॉय हो, ये हमारी तरफ से भेंट, तब हम लोग क्या बोलेंगे? तब क्या है? इन काइंड है। अंडरस्टूड? Getting it? So if it is normal facility which is necessary for work, they won't form a part of what? The COE वाला पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? ठीक है, आप लोग वार्तालाप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत गॉसिप टाइम मिलेगा आपको, इस रूम में खाली करवा देगा, इसी चला देगा, बैठ के सारा बात कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। लास्ट, ये आप लोग को ऑलरेडी आता है,
ठीक है। एम्प्लॉयर के अलावा किसी ने कंट्रीब्यूट किया कहाँ पे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, तो वो आएगा क्या? तो आंसर इज नहीं। एम्प्लॉयर के अलावा किसी से भी अपन लेता नहीं है। बात समझ में आया? जैसे COE कंप्लीटेड इंटरेस्ट कमिंग, समझ रहे आप लोग थ्योरी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। चलेगा, वन मोर आई टीच, उसके बाद विल एंड, ठीक है। कौन सा पढ़े? इंटरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग स्टार मार्क कर दो इंटरेस्ट वाला पोर्शन को। आज हम लोग इंटरेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट नेक्स्ट क्लास करेंगे आराम से। वो जो मिलता है एम्प्लॉइज को जब लोग जॉब खत्म रिटायर होते हैं उसके बाद, अगर उसके बाद भी अगर कोई कंपनी डिसऑर्डर हो जाती है फिर क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी। तो बट स्कीम वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो उससे कुछ नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट देगा, गवर्नमेंट वो स्कीम के अंदर आता है, ऐसा नहीं रहता कि गवर्नमेंट, वो ऐसा नहीं है ना कि कंपनी देता है आपको। कंपनी जो है वो एक स्कीम के अंदर डाल देता है, कोई फंड के अंदर डाल देता है। इंश्योरेंस कंपनी हो गया, PF फंड हो गया, जैसे PF गवर्नमेंट के अंदर आता है, इस तरह का स्कीम में डाल देता है, तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, सिर्फ अकाउंट रहता है, वो अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, जैसे उसने पूछा था। नहीं, चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा कर देखता है को, और प्रॉफिट्स कर लेता, प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट्स कर लेते हैं लास्ट आज का। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट क्लास में अपन मिक्स्ड इनकम वाला पार्ट और सम्स करने की कोशिश करेंगे। इस बार ये ऑपरेटिंग सरप्लस वर्ड दिख रहा है आप लोग को? इसके ऊपर सवाल पूछा था इस बार, ये वाला वर्ड से, इसके ऊपर 3 मार्क का सवाल पूछा था इस बार, ठीक है। OS के ऊपर, ठीक है। आओ, सॉरी, सुनो, एक बड़ा कंपनी है, ठीक है। एक बड़ा कंपनी अगर प्रॉफिट कमाता है, आपको पता ना कंपनी जो होता है, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज अ व्हाट? सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी अलग है, उसके जो शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स है, मैनेजमेंट, वो क्या है? अलग है, ठीक है। अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमाता है तो उसका मेन मालिक कौन है? कंपनी का मेन मालिक कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर्स, ठीक है। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ मिलता है क्या? क्या मिलता है? डिविडेंड। यानी कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगा आपका, ठीक है, ओके, उसमें से कुछ पोर्शन किसको बांट देगा? वो कुछ पोर्शन वो डिविडेंड बांट देगा। किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट बोलेगा पैसे कमा रहे हो, बांट रहे हो, थोड़ा सा हमका भी बांट दो। तो उसने इनकम टैक्स को, वर्ड को मॉडिफाई कर दिया रे, ठीक है, और बोला हमका भी दो। क्या दो? कॉर्पोरेट टैक्स दो, ठीक है। और अच्छा खासा चार्ज करते, तुमको पता रक्षा, कंपनी खोलने वाला आगे जाके पता रहना चाहिए तुमको, बड़े से चार्ज करता है लोग। तो स्मार्टली कुछ करना, टेक्निक्स यूज़ करना, ताकि टैक्स क्या करना पड़े? कम देना पड़े। समझ में आया ना? तो पहले क्या बांटा? डिविडेंड बांटा, फिर क्या बांटा? कॉर्पोरेट टैक्स बांटा, एंड थर्ड, अगर कुछ क्योंकि कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, मैनेजमेंट अलग है, तो कंपनी को भी पैसा चाहिए ना आगे काम करने के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, ओके। समझ में आया? डिविडेंड को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, क्योंकि जो प्रॉफिट्स को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और रिटेन अर्निंग्स को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, क्योंकि उस प्रॉफिट्स को अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। भैया एग्जांपल चाहिए? कुछ कंपनीज लोग दबा के डिविडेंड देता है आपको, शेयर होल्डर्स उनसे खुश है। जनरली जो गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं ना, उनसे आपको अच्छा डिविडेंड मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनीज डिविडेंड देती नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज विच गिव यू गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। वाइल ऑन दी अदर हैंड, कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं, प्राइवेट कंपनीज है, रिलायंस है, वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती है। वो बोलते हैं कि आप क्यों टेंशन करते हो, हम आपका शेयर प्राइस को बढ़ाएंगे, हम अपने कंपनी के वैल्यूएशन को बढ़ाएंगे, आप क्या करोगे डिविडेंड लेकर? कितना रुपया ले लोगे डिविडेंड में, ठीक है। आप हमारे ऊपर विश्वास रखो, हम पैसे जो है 25 दिन में डबल करके आपको देंगे। बात समझ में आया? तो दे बिलीव इन वैल्यूएशन, बोलते ना, वैल्यूएशन अप्रेजल ऑफ द शेयर्स। तो इट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव ऑन द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको कितना डिविडेंड बांटना है, कितना उसको अपने पास में रखना है। बट ऑब्वियसली शेयर होल्डर तो क्वेश्चन करेगा ना कि एक तो आप डिविडेंड भी नहीं बांट रहे हो, प्लस आपकी कंपनी इतनी अच्छे परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गड़बड़ हो रहा है। तो ये बर्थ राइट है डिविडेंड किसका? शेयर होल्डर का। रिटेन अर्निंग्स क्यों है? ठीक है, आगे जाके अपन बिजनेस करने के लिए रिटेन अर्निंग्स, और गवर्नमेंट बोलता है कि देखो हमको कोई मतलब नहीं है, तुम लोग कुछ भी करो, हमको क्या चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। प्रॉफिट समझ में आया? मिक्स इनकम जो ऊपर कुछ भी नहीं आया तो किस में आएगा? मिक्स इनकम में आएगा। वे लेफ्ट विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक्चुअल इंटरेस्ट दिख रहा है आप लोग को, और साथ में क्या दिख रहा है आपको? बात समझ में आ रहा है आपको? ये कहा है, कैसे होगा, क्या होगा जिनल, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, चलेगा, डन।